नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब रावण का वध करना पड़ा था तो वध करने के लिए सर काटने से काम नहीं हो रहा था। एक सर को काट देते थे भगवान श्री राम और दूसरा सर अपने आप से ऊपर आ जाता था। बार बार सर काटते थे, बार बार हाथ काटते थे, लेकिन रावण के बाह काटने से या सर काटने से काम नहीं होता था। आखिर में उन्हें रावण की नाभि पे वार करना पड़ा और रावण की नाभि पर जब वार किया, उसमें तीर गया तो सारा जो अमृत उसके अंदर स्टोर्ड था वो सारा निकल गया, बह गया और रावण तब जाके मरता है। तो मैं अब बिल्डर्स यानी बिल्डर रूपी रावण की बात कर रहा हूं और उनके साथ हम लोग यार लड़ते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। कुछ होता है, कुछ लोगों को रिफंड मिलता है। लोग लड़ते हैं, रेरा में जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, कुछ लोगों को रिफंड मिलता है। कुछ लोग लेटर लिखते हैं, उनको रिफंड मिलता है। कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको रिफंड मिलता है। उनमें से कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। लेटर्स करस्पॉन्डेंस करने के बाद कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। तो यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन इसे किस तरह से श्योर शॉर्ट प्रोसेस बनाया जाए, या फिर ये जो इनका टोकन फॉरफिट करने का जो तरीका है, ये सेल्स करने का जो तरीका है कि हम आपके पैसे ले लेंगे और फिर आपका पूंछ दबाकर आपसे और पैसे लेंगे और पैसे लेंगे और पैसे लेंगे और ऐसे करके आपको अंदर खींच लेंगे। ये जो तरीका है इनका सेलिंग का, पहले टोकन लिया, फिर वो कहेंगे आपने अगर बुकिंग अमाउंट 2 नहीं दिया तो टोकन फॉरफिट कर लेंगे। फिर बुकिंग अमाउंट 2 लिया, फिर वो कहेंगे चलिए सर अब आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और अगर नहीं किया तो बुकिंग अमाउंट 2 के साथ में पैसे जाएंगे। फिर वो आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद कहते हैं और पैसे दो और अगर नहीं दोगे तो आपने जो कुछ भी पैसे दिए वो भी जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनका सिस्टम है कि पैसे लो पैसे लो पैसे लो। लेकिन ये नहीं होता है कि भाई हमें टाइम पे बिल्डिंग का कंप्लीशन करके डिलीवरी देना है, हमें आपके फ्लैट को टाइम पे देना है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। वो कहते हैं अरे वो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, 18 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, हमको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, हम जाके रेरा में एक्सटेंशन ले लेंगे। इस तरह से उनका तो चलते रहता है, उनके लिए कोई अर्जेंसी नहीं है। आपका अगर पेमेंट में लेट हो गया तो वो कहेंगे भाई देखो हम आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ऑल इंडिया लेवल पे है। अब हम सॉल्व करने को ट्राई करते हैं बाय गोइंग टू रेरा। अब रेरा जो है वो स्टेट लेवल पर है। अब हर एक रेरा की बात अलग है। महाराष्ट्र रेरा में यानी पालन ओवरऑल अच्छा है, हालांकि बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र रेरा इज वन ऑफ द गुड रेरास और मे बी द बेस्ट रेरा। सबसे सही अच्छा रेरा महाराष्ट्र रेरा है। लेकिन महाराष्ट्र रेरा के जो ऑर्डर्स और जो सर्कुलर्स वगैरह जो आते हैं, जो महाराष्ट्र रेरा इशू करता है, वो दूसरे रेरास को एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरे रेरास में अगर हम वही चीज भेजेंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई तुम्हारे यहां एप्लीकेबल है, हमारे यहां एप्लीकेबल नहीं है, तो हम रिफंड नहीं देंगे, जाओ कर लो जो करना है। तो इस तरह से दिक्कत होती है, एक वीक पोजीशन लेना पड़ता है हमें। मिलता है, लोगों को पैसे मिलते हैं, उनको रिफंड मिलता है। आज ही एक बंदे को 4.5 लाख मिले, 50 लाख बिल्डर ने काटा, अब वो 50 लाख भी लेने की कोशिश है, मिलता है। चाहे वो एनसीआर रीजन में हो, चाहे वो बेंगलोर जैसे जगह में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, कुछ लोगों को अपने रिफंड्स मिलते हैं लड़के। लेकिन इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, रावण की नाभि पर वार करने की जरूरत है, उसके केंद्र बिंदु पर, प्रॉब्लम के केंद्र बिंदु पर वार करने की जरूरत है, सेंट्रल पॉइंट पर। यह कैसे किया जाए? तो मैं आज रेरा की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैं अपनी बात नहीं करूंगा कि मैं किस तरह से आपको करस्पॉन्डेंस करने में हेल्प करता हूं, मेरा करस्पॉन्डेंस का थीम क्या होता है, मैं नहीं चाहता हूं। इनफैक्ट मेरे न रहने पर भी लोग
अगर वो लड़ सकें अपने आप से, यानी विदाउट माई हेल्प, विदाउट माई असिस्टेंस, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अगर मेरा हेल्प सिर्फ वीडियो बनाने में रहे, चिट्ठी पत्री के लिए आपको मेरी हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद लड़ सकते हो हर एक रेरा में, हर एक इसमें, तो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं कि किस तरह से करेस्पॉन्डेंस करना है बिल्डर के साथ। और वो करेस्पॉन्डेंस करने के लिए मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पर। देखिए दोस्तों, बिल्डर जो है ना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, और उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर वो लोग ये टोकन और बुकिंग अमाउंट और ये सारे सिस्टम्स बनाते हैं। तो हम उस तोड़ मरोड़ को अगर पकड़ सकते हैं तो आपके पैसे छुड़वा सकते हैं। तो ये कैसे किया जाए, इसका डिस्कशन है अभी। मेरा सुझाव क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम के केंद्र बिंदु पर वार कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? मैं कहता हूं नहीं है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें से कौन सी बात निकलती है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका जो टोकन जब्त करते हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर नहीं किया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो जब कहते हैं कि तुमने सौदा तोड़ा है और इसलिए आपका टोकन रिफंड नहीं, फॉरफिट कर लेंगे, ले लेंगे, तो किस हिसाब से कह रहे हैं? तो दोस्तों, ये जो आपका जो सौदा है, जहां पर आप टोकन देते हो, जहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करते हो, जहां पे वो एप्लीकेशन फॉर्म में सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, जहां पर अलॉटमेंट लेटर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, ये सारी जो बातें हैं ना, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। और ये एनालिसिस बिल्डर्स के सर पे कैसे डालना है, यानी उनको कैसे ये इस एनालिसिस से मारना है, इसको हथौड़ी की तरह कैसे यूज करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मान के चलते हैं कि आपके बिल्डर ने 5 लाख रुपए ले लिए हैं, आपने टोकन भी दे दिया, बुकिंग अमाउंट भी दे दिया, ठीक है, बुकिंग अमाउंट 2 भी दे दिया, मतलब आपके 5 लाख रुपए बिल्डर के पास है। और बिल्डर ने आपसे रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होता है और जो स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट होता है वो भी लेके बैठा है। टोटल समझ के चलते हैं कि चलो 10% लेके बैठा है, आपका रेरा जितना अलाउ करता है उतना सारा वो लेके बैठ गया है। और अब आपको पैसे वापस लेने हैं और ये कहते हैं नहीं सर आप और पैसे दो वरना हम फॉरफिट कर लेंगे, डिमांड लेटर्स भेज रहे हैं, डिमांड लेटर भेज रहे हैं, डिमांड लेटर भेज रहे हैं, और धमकी दे रहे हैं कि हम देखो सर आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। और शायद वो फॉरफिट कर भी डालते हैं। चलो डिमांड लेटर आए, 1 2 3 डिमांड लेटर आए, आपने पैसे नहीं छोड़े, आप सौदे में आगे नहीं बढ़े, जो कि सौदा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो बात बाद में मैं समझा रहा हूं, और आपका अमाउंट फॉरफिट हो गया। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि बिल्डर को कैसे टैकल करना है। बिल्डर ने आपको फॉरफिचर का लेटर भेज दिया है, अब हम चलेंगे धमकी के रास्ते पर। धमकी है, बिल्कुल है, 100% धमकी है, लेकिन धमकी करना जरूरी है। धमकी बुरी बात नहीं है। ये कौन सी धमकी है, मैं क्लियर कट आपको समझा देता हूं। हम उनको एक लेटर लिखेंगे, सर देखिए आपका आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, यहां से शुरुआत करेंगे, ओके, करेस्पॉन्डेंस का शुरुआत अब यहां से होगा कि सर देखिए हम आपका वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपने हमारे उस इंसान को एक नाम दे देते हैं राम सिंह, अलॉटी जो है वो राम सिंह है, और बिल्डर का नाम क्या हो सकता है, चलिए लोधा रखते हैं। तो देखिए सर टीम लोधा, आपने राम सिंह से 5 लाख रुपए ले लिए हैं,
अब हम इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, यहां से शुरू करेंगे। ओके, यूजुअली ये हमारा खत्म करने का पॉइंट रहता है कि हम वीडियो बना डालते हैं और उसके बाद लड़ेंगे। वो एक अलग सिस्टम था। अब मैं नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हम वीडियो बनाने जा रहे हैं सर, अब इसलिए क्योंकि कोर्ट ने हमें आदेश दिया है। मैं रुनवाल कोर्ट केस का सिविल जज का जो इंटरिम ऑर्डर था ना, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। अब क्योंकि इस केस में हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि हमें रुनवाल के साथ इस तरह से बर्ताव करना चाहिए कि हम उनको पूछकर ही, उनके साथ लेटरबाजी करके ही हम वीडियो बनाएंगे। तो सेम बर्ताव आपके साथ भी कर रहे हैं। जो वो कोर्ट केस में कहा हम सबको लागू कर देते हैं, जो सिर्फ रुनवाल के लिए लागू था। तो सर हम अब वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप कुछ सवालों का जवाब देने का कष्ट करें। सवाल नंबर 1, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? अगर हां है जवाब कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्यों ना हम एप्लीकेशन फॉर्म को ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में बदल दें। उसी को हम रजिस्टर कर सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी भरो, उसके ऊपर खत्म हो गया। और अगर नहीं है तो आप जो हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाल रहे हो कि आपको ये बुकिंग अमाउंट के बाद, टोकन के बाद बुकिंग अमाउंट देना चाहिए था, बुकिंग अमाउंट के ऊपर जो भी अमाउंट होता है वो देना चाहिए, और अगर नहीं दिया तो हम जब्त कर रहे हैं। मतलब ये ऑब्लिगेशन आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कैसे हो सकता है? ऑब्लिगेशन कैसे हो सकता है? एनफोर्सेबल कैसे हो सकता है? अब एनफोर्सेबल का मतलब कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के जोर से उस चीज को करवाना, किसी चीज को करवाना, उसको कहते हैं एनफोर्सेबल। तो अगर कोर्ट के माध्यम से आप ये काम नहीं करवा सकते हो हमसे कि भाई और पैसे दो, और पैसे दो, और पैसे दो, इसका मतलब कि कानून की नजरों में हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई और पैसे देने चाहिए और अगर नहीं दिया तो हम जब्त कर लेंगे? यानी इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट अ कॉन्ट्रैक्ट? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट या जो कुछ भी आपने दिया है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से पहले, ओके, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद में जो होता है उसको फिलहाल बाजू में रखते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के पहले के जो अमाउंट्स हैं, वो अमाउंट्स क्या मेरे हैं, यानी फ्लैट बायर के हैं सर पैसे, या फिर आपके हैं, बिल्डर के हैं, लोधा के हैं? ये पैसे किसके हैं? ये अमाउंट जो है 5 लाख रुपए का जो आपके अकाउंट में पड़ा है, वो पैसे हैं किसके? अब अगर वो पैसे आपके हैं तो आपके बने कैसे? दूसरा वो सवाल पे सवाल। और अगर पैसे मेरे हैं तो आप मेरे पैसों को किस हिसाब से जब्त कर रहे हो? हाउ कैन यू टेक माई मनी? अगर मैं आपसे आपके पैसे मांग रहा हूं, यानी मैं बिल्डर से बिल्डर के पैसे मांग रहा हूं, जो कि सच नहीं है, वो पैसे आपके ही हैं, फ्लैट बायर के ही हैं, हालांकि वो बिल्डर के अकाउंट में पड़े हुए हैं। और ये बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। आप किसी किराने की दुकान में जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, काउंटर पे 500 रुपए का नोट रखते हो, वो किराना वो स्टोर कीपर जो है वो लेके वो गल्ले में डाल देता है 500 रुपए का नोट। आपका पैसा उसके गल्ले में है, लेकिन आपने कुछ ऑर्डर किया नहीं। जब तक आप ऑर्डर करते नहीं हो, लेते नहीं हो, 500 रुपए का सामान लेते नहीं हो, तब तक 500 रुपए जो हैं वो आपके ही हैं, हालांकि वो उसके गल्ले के अंदर, उसके शॉप काउंटर के अंदर बैठे हुए हैं। इन द सेम वे आपने फ्लैट ऑर्डर करने को सोचा, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने की बात करी, आप सिर्फ सोच रहे हो, आपने सौदा नहीं किया, सौदा पक्का नहीं हुआ, तो फिर वो पैसे उसके कैसे हो गए, किस हिसाब से हो गए? अब बिल्डर्स का तरीका ये होता है कि वो कहते हैं हमारा लॉस हो गया। चलिए पहले हम ये दो बातें तय करते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। पहला सवाल ये, सर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भेजा है,
जिसको आप कह रहे हो मैंने साइन किया और मैंने एक्सेप्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं ना, वो दोनों तरफ के होते हैं। तो सर आपके क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के तहत? आपके ऊपर कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ गए? मेरे ऊपर जो है, आप बहुत ही क्लियर हो कि भाई तुम्हें पैसे देने हैं और पैसे देने हैं, बुकिंग अमाउंट देना है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है, वगैरह वगैरह। आपके ऊपर कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आते हैं? और अगर आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो ये तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना सर। तो ये एक सवाल, ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? पहले उनको जवाब देने दो, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ये पैसे जो मैंने आपको दिए हुए हैं एज टोकन एंड बुकिंग अमाउंट, वो पैसे आपके हैं या मेरे हैं, या कहीं बीच में है, त्रिशंकु नर्क में है? कहां पर है? क्या है वो? आपका है या मेरा है? ये दूसरा सवाल। अगर वो जवाब में देते, पहले उनको जवाब देने देते हैं। अगर वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम कहेंगे भाई आपका क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज क्यों नहीं कर देते? इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम रजिस्टर कर देंगे ना। फिर उनको कहना पड़ेगा नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप मेरे पैसे कैसे जब्त कर रहे हो? फिर वो कहेंगे लॉस हो रहा है हमारा। सर आप सेल्स ऑफिस चला रहे हो, करेक्ट? तो ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो हमारे तरफ से होते हैं? ओके, हम आके आपके यहां पानी पीते हैं, आप हमसे पानी के पैसे मांगोगे। हम आपके यहां एसी में बैठते हैं तो आप एसी के भी पैसे मांगोगे। यानी कुछ तो आपका ओवरहेड भी होगा ना। तो सर कौन से खर्चे आपके हैं और कौन से हमारे हैं, जरा बताएंगे आप प्लीज? ये एक सवाल हुआ। दूसरा एक सवाल, सर अगर आप फ्लैट डिलीवरी नहीं करते हो तो इसका मतलब मेरा भी नुकसान हो जाता है। आप फ्लैट देते नहीं हो मुझे तो मेरा भी नुकसान हो जाता है, करेक्ट? मैंने आपका बुकिंग किया, आपके साथ बुकिंग किया। कई बार ऐसे होता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट लिखा, जो फ्लैट नंबर लिखा, वो कह देते हैं सॉरी C406 इज नॉट अवेलेबल। कह देते हैं सफाई से, एकदम ऐसे ही कह देते हैं नॉट अवेलेबल। क्यों अवेलेबल? सर नहीं अवेलेबल है, वो किसी और ने बुकिंग कर लिया। कब किया? मुझे प्रूफ दो ना। नहीं सर वो सब नहीं है। आप सर C406 अवेलेबल नहीं है इसलिए C508 ले लो, कह देते हैं। सर हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी कभी बिल्डर्स ऐसे कह देते हैं कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, ये डैफोडिल नाम का जो बिल्डिंग था वो पूरा कैंसिल हो गया, इसलिए आप जीनिया में चले जाइए, ये टाइप से कह देते हैं। और आप अगर कहते हो नहीं मुझे जीनिया में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डैफोडिल में ही चाहिए था, मुझे आपका पहले वाला जो फ्लैट था 403 उसी में इंटरेस्ट है, ये आप 508 कह रहे हो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप ऐसे कहते हो तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं सर आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था सर? कॉन्ट्रैक्ट वो फ्लैट नंबर का था या नहीं था? और अगर फ्लैट नंबर का था तो कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा। 508 यानी 403 के बदले आपने मुझे 508 लेने को कहा, जो कि मैं लेना नहीं चाहता हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट 403 के बारे में ही था ना, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि अवेलेबल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा। मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ सर? क्यों? मैं कुछ लेना चाहता था, मैं जाता हूं किसी दुकान में, मैं चाहता हूं वैनिला आइसक्रीम, आप कहते हो वैनिला नहीं है चॉकलेट। मैंने पैसे दे दिए हैं, आप पैसे रिटर्न नहीं देते हो, मुझे चॉकलेट नहीं लेना हो तो आप कहोगे सॉरी, फिर भी पैसे रिटर्न नहीं देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जो है सवाल जवाब, आप सवाल करिए, उनसे जवाब मांगिए। अब समझ के चलते हैं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, जो कि काफी कॉमन है। अच्छा, सवाल किससे करने हैं? तो कंपनी के डायरेक्टर से करने हैं, कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव से करने हैं, नॉट नीचे के जो सेल्स वाले जो रहते हैं या CRM वाले रहते हैं उनसे नहीं। आप उस कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख लीजिए, ढूंढ के निकालिए। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP कंपनी है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको ये सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं जोबा कॉर्प से मिलेगा।
जोबा कॉर्प में आपको उनका रजिस्टर्ड आईडी भी मिलेगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी मिलेगा, यानी रजिस्टर्ड एड्रेस और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मिलेगा। अब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ले लीजिए और उनके ऊपर ये लेटर सर्व करिए। अब आप सर्व करिए एज ए नोटिस, सर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, प्लीज इसका जवाब दो, सर्व करिए। ओके, मुझे कॉपी में रखिए क्योंकि मैं वीडियो पब्लिश करूंगा। आपका जो सवाल जवाब है उसी को मैं वीडियो बना के पब्लिश करूंगा। आपके सवाल जवाब का जो लेटर है उसी को मैं पढ़ूंगा और कहूंगा इसका जवाब लोधा ने ये दिया, या फिर मैं कहूंगा लोधा ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर जो लोधा ने जवाब नहीं दिया तो मैं इसका क्या नतीजा निकाल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कह रहा हूं इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। और किस कारण से कह रहा हूं इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कई सारे कारण है। एप्लीकेशन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वो सौदा नहीं है, आपका सौदा हुआ नहीं है। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल ये है, आप लड़की देखने जाते हो, चाय समोसे खाते हो लड़की वालों के यहां, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने लड़की से शादी कर ली। आप अगर मना करना चाहते हो किसी भी कारण से या कोई कारण दिए बगैर, आपको लड़की अच्छी नहीं लगी, सॉरी थोड़ा सेक्सिस्ट हो रहा है लेकिन एज एन एग्जाम्पल समझ लो, भावनाओं को समझो और ज्यादा इस पे मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ। तो दोस्तों आप रिजेक्ट कर देते हो, आप कहते हो सॉरी शादी नहीं करनी है। अगर आपके माता पिता ने या आपने कहा भी होगा हाँ हाँ चलो चलो ये बहुत अच्छी बात है, हम रिश्ते के लिए हमने मंजूरी दे दी, लेकिन बाद में चल के घर जाते हो और चर्चा करते हो और कहते हो यार नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैंसिल करना है, नहीं करना है, इनसे शादी नहीं करनी है, तो आप कह सकते हो। और वो नहीं कह सकते अभी लड़की को मेंटेनेंस दो, आपकी शादी हो गई ऐसे ही, हमारा लॉस हो गया, हम दूसरे लड़के को दिखाने वाले थे, उस दिन आप अगर नहीं आते तो रमेश चौहान नाम का लड़का आता और उस लड़की से शादी कर लिया होता। आपको हमने घर में बुलाया इसलिए रमेश चौहान और उसके परिवार को नहीं बुलाया और हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया, इसलिए उसका भरपाई करो, आप पैसे दो। नहीं कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते हैं। जब तक शादी नहीं होती आप शादी के मंडप से भी उठ के जा सकते हो, आप आजाद हो। हालांकि सोशली एक बात अलग बात है, उसको छोड़ दो, मैं एग्जाम्पल की तरफ बोल रहा हूं कि आप आजाद हो। जब तक शादी नहीं हुई तब तक शादी हुई नहीं, जब तक सौदा हुआ नहीं। सौदा कब होता है, सौदा अग्रीमेंट, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होने के बाद सौदा पक्का होता है, तब तक सौदा नहीं है। तो आप इस तरह से करस्पॉन्डेंस करिए और मुझे सीसी में रखिए। आपके करस्पॉन्डेंस के ऊपर ही मैं बहुत सारे वीडियोस बना डालूंगा और बिल्डर को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबक मिलेगा कि बॉस सही तरह से जवाब दो, और अगर जवाब नहीं दोगे तो पिटोगे।